जी की जयंती और साथ में ही वैश्विक अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस जो है उसके उपलक्ष्य में आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। ये एकमात्र संयोग ही है कि वैश्विक पर्यावरण दिवस और कबीर जयंती, क्योंकि कबीरदास ने जहाँ जातिवाद, पाखंड, अंधविश्वास के विरोध आज से लगभग कितने 1340 में 1440 में जब हम बात कर रहे हैं, उस समय उन्होंने अंधविश्वास, पाखंड आदि का बहुत विरोध किया, प्रबल विरोधी थे इन सब चीज़ों के। और वहीं हम जब पर्यावरण की बात करते हैं तो वही संत कबीरदास जो कि दया, सादगी, बंदगी और समताशील उपकार, इतने लक्षण साधु के कहे कबीर विचार। उनके हम विचार अगर देखें मूलतः तो हम ये पाते हैं कि जैसे तरवर तास विलंबिये 12 मास फलंत, शीतल छाया गहर फल पंची केली करंत। यानी जैसे एक वृक्ष के नीचे बैठकर व्यक्ति विश्राम कर सकता है, 12 महीने जो वृक्ष है वो हमें फल देता है, जिसकी शीतल छाया के नीचे हम जो है बहुत शांति और एक बिल्कुल एक ऐसा माहौल विकसित होता है जिसमें कि हम बहुत ही एक अच्छे विचारों की तरफ जाते हैं। तो ऐसे सघन फल देने वाले, जहाँ की पक्षी भी क्रीड़ा करते हैं, पक्षी भी आनंदित होते हैं, इंसान भी आनंदित होते हैं, ऐसे संत कबीरदास जो कि पर्यावरण प्रेमी थे, अंधविश्वास विरोधी थे, पाखंडों का जिन्होंने विरोध किया, भेदभाव का विरोध किया, जातिवाद, जाति प्रथा का विरोध किया, ऐसे संत कबीरदास को आज नमन, उनकी जयंती पे हम जो है नमन करते हैं, उनको याद करते हैं, स्मरण करते हैं, जिससे कि एक उनका जो संदेश है वो जन जन तक पहुँचे और उनकी जो सिद्धांत है, उनके विचार प्रतिस्थापित हो पाए। तो हम इसी कामनाओं के साथ आज का जो हम कार्यक्रम है शुभारंभ कर रहे हैं। मैं सुमन मौर्य, असिस्टेंट प्रोफेसर राजस्थान यूनिवर्सिटी और डीन स्टूडेंट वेलफेयर। अब हम बात करें तो ये भी बात आती है साथ में कि कबीरदास ने अंधविश्वास, पाखंड, जातिवाद, भेदभाव का विरोध किया, तो उन्होंने किन आधारों पर किया? क्योंकि कहीं ना कहीं हम यदि अगर हम इन सब चीज़ों को प्रश्रय देते हैं, पाखंड को प्रश्रय देते हैं, अंधविश्वास को प्रश्रय देते हैं, तो कहीं ना कहीं हम पर्यावरण को भी हानि पहुंचाते हैं। किस तरीके से कि जहाँ एक और ठीक है, हम पर्यावरण की पूजा भी करते हैं, सब कुछ है, लेकिन वहीं दूसरी तरफ हम जो है हमारे पर्यावरण को, चाहे नदियाँ हो, चाहे सरोवर हो, हमारे वृक्ष हों, उनको किसी भी तरह से हम जो है अपने अंधविश्वासों के कारण हानि भी पहुँचाते हैं। उन्होंने कहा था, पाहन पूजे हरि मिले तो मैं पूजूं पहाड़, ताते तो चाकी भली पीस खाए संसार। यानी कि यदि पहाड़ पूजने से अगर भगवान मिलते हैं, हरि मिलते हैं, तो मैं अगर पत्थर पूजने से यदि हरि मिलते हैं तो मैं पहाड़ पूजूंगा। और उससे तो अधिक अच्छी एक पत्थर से बनी हुई चाकी है, जिसको कि घुमाने से हम जो है गेहूं से आटा बनाते हैं, तो इससे सारा संसार जो है वो कुछ प्राप्त करता है। तो इससे तो चाकी भली है, उसकी पूजा की जानी चाहिए, उसे याद किया जाना चाहिए। तो इस तरह के उनके विचार थे। अब साथ में अगर हम देखें तो कबीरदास जी का हम पहले ले लेते हैं कि उन्होंने किन किन तरह से अपने विचार रखे। क्योंकि अभी देखा गया है कि जैसे कि हम जो है अपने माता पिता की कोई सेवा नहीं करते, और हम क्या कर रहे हैं दूसरी तरफ, वही हम जो है कव्य को ठीक है कि एक वो करना चाहिए, लेकिन क्या एक ही दिन, क्या जो हमारे जो अमावस्या या उन्हीं दिन के लिए है, एक पशु पक्षियों का जो हम उन्हीं दिनों में स्मरण करें, या हमेशा ही उनको जो है उनको कुछ जो है उनका अन्नोपार्जन करें? तो इसी तरीके से उनका एक और विचार था कि जिंदा बाप कोई न पूजे, मरे बाप पूजो जाए, मुट्ठी भर चावल लेके कोवे को बाप बनाए। तो इस तरह से उन्होंने जो है एक तत्कालीन जो व्यवस्था पर, जो हमारे अंधविश्वास, कुरीतियां, पाखंड है, उस पर उन्होंने एक व्यंग और कटाक्ष किया। और उसी तरीके से उन्होंने बात की कि कांकर पाथर जोड़ी के मस्जिद लियो चिनाए,
ताचड़ मुल्ला बांग दे, क्या बहरा हुआ खुदाए। तो इस तरह से उन्होंने बात बताई कि किस तरीके से हम जो है एक जो हमारे जो पाखंड है उनके पीछे भागते हैं, और जिससे कि एक जो कहीं ना कहीं एक अव्यवस्था, एक जो सामाजिक समरसता पर हमें बल दे दिया जाना चाहिए, कहीं ना कहीं सांप्रदायिक वैमनस्यता जो है वो किसी भी रूप में। तो इसी तरीके से उनके अलग विचार थे कि मुंड मुंडाया हरी मिले, मुंड मुंडाया हरी मिले तो सब कोई लियो मुंडाए, मुंड मुंडाया हरी मिले तो सब कोई लियो मुंडाए, बार बार के मुंडाए थे तो भेड़ न बैंक उठ जाए। मतलब भेड़ जो है वो बार बार उसका जो है मुंडन होता है तो वो तो बैकुंठ चली ही जानी चाहिए। अगर अगर मुंडन से अगर हमें बैकुंठ की प्राप्ति होती है, तो इस तरह से जो उनके विचार थे वो तत्कालीन जो अंधविश्वास कुरीतियां हैं उन पर उनका एक कटाक्ष जो है व्यंग स्वरूप देखा जा सकता है। और यही कारण है कि हम देख सकते हैं कि मैंने जब बुद्ध जयंती थी, भगवान बुद्ध की जब जयंती थी, तब भी मैंने यही बात कही थी कि बुद्ध ने भी सामाजिक समरसता और वैज्ञानिकता और जो समाज में किस तरह से जो कुरीतियां हैं उनका खंडन करने की बात कही। साथ में कबीर भी यही विचार रखते हैं, और अगर हम देखें तो बाबा साहब अंबेडकर भी यही विचार रखते थे कि हमें पाखंडों, अंधविश्वास का विरोध करना चाहिए और वैज्ञानिकता पर बल दिया जाना चाहिए। तो एक जो समतावादी, मानवतावादी विचार के जो प्रणेता हैं कबीर, उनको शत शत नमन। और उन्हीं के आधार पर उन्होंने, जहाँ कबीर की वाणियों ने जो है समाज में समरसता की स्थापना की, वहीं जो बाबा साहब अंबेडकर ने उन्हीं बातों को संविधान में स्थान देकर एक जो भारत को एकता के सूत्र में पिरोने का कार्य किया। अब हम बात करते हैं, मैंने आज जो मेरा टॉपिक है वो ग्रीन पॉलिटिकल थ्योरी, या जो हमारे जो एमए के विद्यार्थी पढ़ते भी हैं ग्रीन पॉलिटिकल थ्योरी एज ए थ्योरी के रूप में पढ़ते हैं। और साथ में पर्यावरण, जो आज क्योंकि पर्यावरण दिवस है, इसकी सार्थकता को मद्देनजर रखते हुए मैं ये बात कहना चाहूँगी कि क्यों विश्व की कोई भी घटना या प्रक्रिया जो है वो एकाकी घटित नहीं होती, उसको एक रूपता में नहीं देखा जा सकता, उसको उनमें अंतर्निर्भरता व्याप्त होती है। यदि हम पेड़ों को काटेंगे, यदि हम प्रकृति का दोहन करेंगे, तो उसका जो विनाश है वो हम देख सकते हैं। आज हम देख सकते हैं कोरोना काल चल रहा है, और उन्हीं स्थितियों में यह कहीं ना कहीं हमें जो है हमारी प्रकृति की तरफ लौटने की और संकेत देता है कि हमें नेचर की तरफ उन्मुख होना पड़ेगा। अति विकास जो है कहीं ना कहीं हमें हास की तरफ ले जाता है, डेवलपमेंट कहीं ना कहीं डिक्लाइन की तरफ भी हमें ले जाता है। तो इस और भी हमें ध्यान देना ही होगा। तो कहीं ना कहीं हमारी जो गतिशीलता, हम जो अंधी दौड़, जो विकास की अंधी दौड़ के पीछे भाग रहे हैं, तो उसके साथ ही कहीं ना कहीं जब एक विकास का जो पीक आता है तो उसका पतन भी सुनिश्चित होता है। हम इस रूप में देख सकते हैं कि इसका स्पिल ओवर इफेक्ट जो है वो उसी रूप में देखा जा सकता है। तो हम बात करें, फिर से मैं वही बात कहूँगी कि कबीर जी, क्योंकि आज जयंती भी है, तो तू कहता कागज की लेखी, तू कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी, मैं कहता सुरझावन हारी, तू राखियो उलझावन हारी। यानी कि हम जो है, हम बातों को, क्योंकि समस्या में ही कहीं ना कहीं समाधान के बीज भी निहित हैं। हम यदि समस्याओं को, यदि समस्या का समाधान कर लें, टू एलिमिनेट द कॉज, टू एलिमिनेट द इफेक्ट, तो हम जो है उस रूप में देख सकते हैं कि यदि हम जो है समस्या जो है उसको यदि हम समाप्त कर देंगे तो उसका समाधान अपने आप सुनिश्चित हो जाएगा। तो मैं सरलता से हर बात को सुलझाना चाहता हूँ, और तुम उसे उलझा कर क्यों रख देते हो। कबीरदास जी कहते हैं कि मैं कहता कागज की लेखी, मैं कहता आँखिन की देखी, मैं कहता सुलझावन हारी, तू राखियो उलझावन हारी। तो जितना सरल होंगे हम, जितना हमारा जीवन सादगी से परिपूर्ण होगा, हम सरलता को अपनाएंगे, आत्मसात करेंगे, उतने ही हम उलझन, जो हमारी जो तमाम तरह की समस्याएं हैं, हम उनसे दूर होंगे। तो ये देखना होगा कि हमें जो है हमारी जो समस्याएं हैं उनको उलझाना है या सुलझाना है। हमने बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियलाइजेशन किया,
हमने बहुत ज़्यादा विकास की ओर अग्रसर किए, बड़े बड़े बांध बनाए, बड़ी बड़ी मशीनें स्थापित किए, बड़े बड़े मूर्तियां बनाई और बड़े बड़े जो है पत्थरों के मंदिर बनाने की कोशिश की, जिससे कहीं ना कहीं प्रकृति का भी हमने दोहन किया। क्या ये उचित है कि आज हम प्रकृति को हर तरह से हानि पहुंचाएंगे? तो प्रकृति क्या बूमरैंग नहीं होगा? प्रकृति का क्या वो प्रतिकार नहीं होगा? तो कहीं ना कहीं जितने भी ये भूकंप, बाढ़, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ओलावृष्टि ये सब हो रही हैं, ये कहीं ना कहीं प्राकृतिक आपदाएं जो आ रही हैं, उनके पीछे रीजन वही है कि हमने प्रकृति का अति दोहन कर दिया। एक संतुलनकारी व्यवस्था या एक समरसताकारी व्यवस्था को नहीं अपनाया और उसका अत्यधिक दोहन करते चले गए प्रकृति, तो प्रकृति भी कहीं ना कहीं बूमरैंग अपना प्रतिकार तो दिखाएगी। तो उसी रूप में हम देख सकते हैं आज जो है हर व्यक्ति जो है प्रतिस्पर्धा की अंधी दौड़ के पीछे भाग रहा है। वो पता नहीं क्या पाने की अंधी दौड़ में जुटा हुआ है कि मुझे यह भी पाना है, वो भी पाना है। इसी अंधी दौड़ में कहीं ना कहीं हम प्रकृति को हानि पहुंचाते हैं, जिस कारण से जो है प्रकृति जो है कहीं ना कहीं विनाश का रूप धारण कर लेती है, जो कि हम देख सकते हैं। और यह एक विस्तृत दर्शन, विचारधारा और एक सामाजिक आंदोलन भी बनता जाता है। हम नए सामाजिक आंदोलनों की जब हम बात करते हैं तो इको फेमिनिज्म या महिलावादी आंदोलनों की बात करते हैं, पर्यावरणवादी आंदोलनों की बात करते हैं, जिसमें वंदना शिवा जो है प्रमुख नाम के रूप में हम हमारे सामने देखते हैं। क्योंकि माना यह गया है कि जिस तरीके से जो प्रकृति है उसको हम हानि पहुंचा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ महिलाओं के हितों को भी हानि पहुंचा रहे हैं। तो दोनों को एक बैलेंस जो है वो स्थिति दोनों का ही, जहां प्रकृति का अत्यधिक दोहन हो रहा है वहीं महिलाओं का शोषण हो रहा है। तो इस रूप में हम देख सकते हैं कि जो इको फेमिनिस्ट है वो अपने आप को एक, दोनों को एक संतुलनकारी रूप में देख सकते हैं। तो इस तरीके से जो विश्व की कोई भी जो घटना है वो एकाकी नहीं होती, वो अंतः निर्भर होती है। जब हम ग्रीन पॉलिटिकल थ्योरी की बात करते हैं तो हमारे जो एमए के स्टूडेंट्स हैं, एमफिल के स्टूडेंट्स हैं, वो इस और ज़्यादा ध्यान दे सकते हैं। क्योंकि अर्ने नेस और रॉबिन एकर्सले, क्योंकि रॉबिन एकर्सले ने तो स्पेसिफिकली इकोलॉजी जो थ्योरी है उसको कॉइन किया था, उसका प्रतिपादक भी रहे थे, उस शब्द को उन्होंने गढ़ा था। और वारफिक फॉक्स ने भी इसके बारे में विशद उसकी विवेचना की। फिर मैं बाद में और भी जो बात बताऊंगी इसकी। तो हम देख सकते हैं कि यूटिलिटेरियनिज्म की अप्रोच है, हम उपयोगितावादी बनते जा रहे हैं। हम अपने इतने स्वार्थी हो रहे हैं कि प्रकृति का दोहन कर रहे हैं, नए नए चीज़ें आ रही है, कभी हम जो है हमारे जो वन्य जीव हैं उनको हानि पहुंचा रहे हैं। तो पीटर सिंगर, अभी हम देख सकते हैं केरल में जिस तरीके की एक मार्मिक घटना घटित हुई कि एक हथिनी जो जिन्होंने गर्भ धारण कर रखा था और उनको किस तरीके से मारा गया, ये मतलब ये कितना निंदनीय कृत्य है, एक इतना घृणित कृत्य जिसे कह सकते हैं, जो कि कहीं भी हमारी जो इंसानियत और मानवता से हमें दूर कर देता है। तो पीटर सिंगर ने एनिमल लिबरेशन जो है वो पुस्तक लिखी थी। पीटर सिंगर एनिमल लिबरेशन जो है उनकी पुस्तक थी, जिसमें उन्होंने बताया कि जिस तरीके से हम इंसान के प्रति व्यवहार करते हैं उसी तरीके से पशुओं के प्रति भी हमें व्यवहार किया जाना चाहिए। लेकिन जहां हम देख सकते हैं कि आज जो है इंसानों के साथ पशुवत व्यवहार हो रहा है, तो पशुओं के साथ किस तरीके का व्यवहार होगा इसकी हम कल्पना नहीं कर सकते। हम कहाँ जा रहे हैं ये हमें सोचना होगा, ये एक बहुत ही सोचनीय विषय भी है। और हमारे जो भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51A में भी कहा गया है, जिसमें कि हम वन्य जीवों के प्रति जो है उनके अधिकारों की बात करते हैं। और इसी तरीके से अगर रीगन की अगर बुक देखें तो उन्होंने बताया कि द केस फॉर एनिमल राइट्स उनकी बुक थी, जिसमें पशुओं के अधिकारों की बात कही गई है। रीगन द केस फॉर एनिमल राइट्स, रीगन की बुक का नाम था द केस फॉर एनिमल राइट्स। तो उसमें उन्होंने बताया कि पशुओं के भी अधिकार होते हैं। तो जैसे पारिस्थितिकी विज्ञान जो है उस पर हमें ध्यान देना होगा कि राजनीति विचारधारा के रूप में एक पारिस्थितिकी विज्ञान जो है वो किस तरीके से स्थापित होता है। यही ग्रीन पॉलिटिक्स या ग्रीन पॉलिटिकल थ्योरी या जिसको कि हरित राजनीति सिद्धांत कहा जाता है। और हम एंड्रयू डॉब्सन ने भी यही बात कही थी कि बैक टू द नेचर, यानी प्रकृति की ओर लौटो। हम अगर आज बात करें तो बात की जाती है कि हम वोकल फॉर लोकल,
हम स्थानीयकरण की बात कर रहे हैं, प्रकृति की बात कर रहे हैं, हम आत्मनिर्भरता की बात कर रहे हैं, हम ये देख रहे हैं कि एक जो है प्रकृति के प्रति जो है संतुलनकारी अप्रोच है वो किस तरीके से अपनाई जा सकती है, हम कैसे अपना सकते हैं कि एंड्रू डॉब्सन ने इसीलिए कहा था प्रकृति की ओर लौटो। इसी तरीके से जॉन म्यूर ने कहा कि प्राकृतिक संसाधनों का अंधाधुंध दोहन जो है वो कहीं ना कहीं एक विनाश की तरफ ले जाता है, जॉन म्यूर ने कहा था। इसी तरीके से बहुत ही जो अर्थशास्त्री जाने माने अर्थशास्त्री हैं थॉमस माल्थस, उन्होंने भी यही बात कही कि कैसे जनसंख्या वृद्धि जो है आज जो है कहीं ना कहीं जनसंख्या वृद्धि भी इसका एक महत्वपूर्ण कारक है कि हम जो है जनसंख्या वृद्धि तो रेखा गणितीय आधार पर हो रही है, वहीं दूसरी तरफ जो खाद्य पदार्थ हैं और उनका उत्पादन है, वृक्षारोपण है, वो एक अंक गणितीय आधार पर होगा, जिससे कि कहीं ना कहीं अकाल और अनावृष्टि, अकाल की स्थितियां उत्पन्न होती है, भूखमरी की स्थितियां उत्पन्न होती है। तो उनके पीछे कहीं ना कहीं जो है प्रकृति का अत्यधिक या सघन दोहन ही माना जा सकता है। हम जब बात करते हैं प्रकृति के दोहन की, तो हम जो जंगल जमीन और हमारा जो पर्यावरण है उसको कैसे सुरक्षित रख सके, ये एक मूल प्रश्न है। यही कारण है कि जंगल और जमीन की सुरक्षा के लिए जो नक्सलबाड़ी जो स्थान है पश्चिम बंगाल में, वहीं चारू मजूमदार कानू सान्याल ने जो है आंदोलन खड़ा किया, क्योंकि वह यह चाहते थे कि जो ट्राइबल्स हैं, आदिवासी हैं, उनके जो हितों की रक्षा होनी चाहिए, उनके जो जंगल और जमीन जो है वो हमारा है, उस पर हमारे जो खनिज संसाधन है उन पर हमारा अधिकार है। और कहीं ना कहीं यही कारण है कि जो क्योंकि राज्य सरकार द्वारा ही किया जा रहा था, तो इसलिए कहीं ना कहीं एक डिस्प्यूट क्रिएट हुआ, उसको हम देख सकते हैं एक नक्सलबाड़ी आंदोलन, जो कि रेड बेल्ट के रूप में जो है वो उसको हम देख सकते हैं। तो ये जो पर्यावरण पॉलिटिक्स है वो कहीं ना कहीं एक पूंजीवाद, क्योंकि मैंने जो न्यू लिबरलिज्म बताया था, तो न्यू लिबरलिज्म की जो अवधारणा है वो भी कहीं ना कहीं रोलिंग बैक ऑफ द स्टेट, यानी कि जो राज्य है उसका सिम्टम है, और कहीं ना कहीं वो पूंजीवाद को प्रश्रय देता है, ग्लोबलाइजेशन को प्रश्रय देता है, जिसमें कि एलपीजी कॉन्सेप्ट है, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन एंड ग्लोबलाइजेशन। उस कारण क्या हो रहा है कि हम देख सकते हैं कि हम प्राइवेटाइजेशन के कारण जो उद्योगपति हैं, बड़े बड़े उद्योग खड़े कर रहे हैं, वो कहीं ना कहीं प्रकृति को नाश पहुंचा रही है चीजें। और दूसरी तरफ यदि देखें ग्लोबलाइजेशन के कारण हम एक तरफ तो पूरे ग्लोबल वर्ल्ड की बात करते हैं, वहीं दूसरी तरफ हम जो है पूरे वैश्विक जो है प्रतिस्पर्धा की अंधी दौड़ में भागते हैं। तो उस कारण भी प्रकृति का हम दोहन जो है उस रूप में देख सकते हैं, जब कि एक पूंजीवादी जो है, पूंजीपति जो है अत्यधिक पूंजी के संग्रहण करने के लालसा में कहीं ना कहीं प्रकृति को एक कमोडिटी के रूप में या फिर एक संपदा के रूप में देखता है, प्रकृति से ज्यादा उपार्जन की लालसा रखता है और प्रकृति से अधिक कमाने की। तो इसी जो उपभोक्तावादी होड़ या फिर जैसे बाजारवादी या सुविधावादी जो कल्चर है, उसने कहीं ना कहीं जो प्रकृति का अत्यधिक दोहन किया, और यही कारण है कि हम जो है आधुनिकीकरण या जो एक इसी तरह की जो अंधी दौड़ में भागते जा रहे हैं और प्रकृति का अत्यधिक दोहन करते जा रहे हैं। तो हम इसको इस रूप में भी समझ सकते हैं, क्योंकि ये 1970s में जो विचारधारात्मक आंदोलन के रूप में इसका हम श्री गणेश दे सकते हैं, जब जल, जंगल, जमीन और जन, उनको सुरक्षित किस तरीके से रखा जाए, इसकी बात के लिए आह्वान किया गया, इसके लिए आवाज उठाई गई थी निरंतर। और हम देख सकते हैं कि ये जो मनुष्य की असीम लालसा है, प्राप्ति की लालसा है, कहीं ना कहीं जो है वो प्रकृति का अत्यधिक दोहन की ओर इंगित करती है। तो हम उसी रूप में गांधी जी ने भी कहा था कि ग्लोबल इज लोकल, और फिर उन्होंने यह भी बात कही थी कि अर्थ प्रोवाइडेड एनफ टू सेटिस्फाई एवरी मेंस नीड। Earth provides enough to satisfy men's needs, but not every man's greed। यानी प्रकृति या पृथ्वी जो है हमारी इच्छाओं और आकांक्षाओं की तो पूर्ति कर सकती है, किंतु लालसाओं की पूर्ति नहीं कर सकती। प्रकृति ने हमें भरपूर दिया है, लेकिन आज मनुष्य जो है वो इतना वो लालसाग्रस्त हो गया है, उसको इतनी ग्रीड बढ़ गई है कि वो प्रकृति का अंधाधुंध दोहन करता जा रहा है, जिससे कि प्रकृति कहीं ना कहीं हमारी जो है वो उसका हम बूमरैंग देख सकते हैं उस रूप में।
में। तो उस यही कारण है कि आज हम देख सकते हैं ग्लोबल वार्मिंग बढ़ी है, क्लाइमेट चेंज के इश्यूज आ रहे हैं, ओजोन डिप्लेशन हो रहा है, आज जो ग्रीन हाउस गैसेज है वो बढ़ती जा रही है और हम धरती माँ को बंजर बनाकर छोड़ चुके हैं। और हम देख सकते हैं कि क्योंकि जो कई इसी के आधार पर कन्वेंशंस हुए, प्रोटोकॉल्स हुए, हम देख सकते हैं कि भोपाल गैस त्रासदी को हम देख सकते हैं, भोपाल गैस त्रासदी के बाद जो है वो वैसी स्थितियां बनी थी कि उस रूप में कि जो आइसोसाइनाइड गैस है, मिथाइल आइसोसाइनाइड गैस, उसके कारण, उस त्रासदी के कारण बहुत सारी जो है विद्रूपताएं आज भी नजर आ रही हैं। तो ये जो सुख सुविधा और आमदनी, जो तीन बातें हैं, सुख सुविधा, अंधी दौड़ और आमदनी, ये कहीं ना कहीं हम जो है, हमारी जो प्रकृति है उसके साथ बहुत बड़ा खिलवाड़ है। हम उस रूप में देख सकते हैं कि लाभ के लिए, लोभ के लिए, विकास के नाम पर संसाधनों को एकत्रित करते हुए दोहन करना, ये इससे क्या है कि सामाजिक मूल्यों में भी कहीं ना कहीं गिरावट आई है। और जो हम देख सकते हैं कि नदियों को हम कैसे विद्रूपित किए जा रहे हैं, किसी भी नाम पर, आस्था के नाम पर, धार्मिक आस्थाओं के नाम पर या अंधविश्वास के नाम पर हम नदियों का दोहन कर रहे हैं, नदियों को हानि पहुंचा रहे हैं। तो ये एक बहुत बड़ी जैवीय घटक जो है उसके पीछे कारण है। तो इससे क्या है कि एक जो है हमारी जो बायोडाइवर्सिटी है उस पर भी खतरा पहुंचा है। और हम जानते हैं कि जो 2020 है, इंटरनेशनल एनवायरनमेंट डे है, तो उसकी जो थीम है, 2020 की जो थीम है वो सेलिब्रेट बायोडाइवर्सिटी है, यानी कि जो जैवीय हम जो जैव विविधता है उसको किस तरीके से हम सेलिब्रेट कर सकते हैं। तो हमें कहीं ना कहीं हमारी जो जैव विविधताएं हैं उसको भी हमें जो है साथ लेकर चलना होगा। और यही कारण है कि आज जो है क्योंकि कोरोना काल चल रहा है इसलिए हम इसको डिजिटली भी सेलिब्रेट कर रहे हैं, लेकिन डिजिटली नहीं, हम सेलिब्रेट कर रहे हैं बाहर जाकर, पौधारोपण कर कर, वृक्षारोपण कर जिससे कि हमारी जो डाइवर्सिटी है वो सही तरीके से नजर आए। तो हम ये देख सकते हैं कि यूएनईपी, जो यूनाइटेड नेशंस डिकेड ऑन इकोसिस्टम रेस्टोरेशन, जो उन्होंने एक पहल के रूप में इसको लॉन्च किया, और जिसमें कि मानव और प्रकृति को किस तरीके से संबंध स्थापित किया जाए, मानव और प्रकृति में एक जो जीनोम या एक जो किस तरीके से उनको एक पूरकता प्रदान की जाए, वो एक महत्वपूर्ण बात है। 1972 में यदि हम देखें तो यूएन ने स्टॉकहोम कन्वेंशन जो है वो उसके तहत ही 5 जून को यह डिसाइड हुआ कि वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाया जाएगा, और वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे के रूप में सेलिब्रेट 5 जून हर वर्ष जो है 5 जून के रूप में हम मनाते हैं। तो 1974 में जो कोपेनहेगन जो है उसमें यही बात कही गई थी कि ओनली वन अर्थ की बात कही गई थी कि पूरे विश्व को एक अर्थ के रूप में लें और किसी भी तरह की जो प्रतिस्पर्धाएं हैं वो कहीं ना कहीं समाप्त हो, एक अंधी दौड़ है वो समाप्त होनी चाहिए। इसी तरीके से 2018 में बीट प्लास्टिक पॉल्यूशन की बात कही थी कि किस जो प्लास्टिक जो पॉल्यूशन हो रहा है उसको कैसे हम समाप्त करें। प्लास्टिक जो है क्योंकि वो पर्यावरण के लिए बहुत बड़ा खतरा है, क्योंकि वो डिसइंटीग्रेट नहीं होती और वो घुल जाती है, पर्यावरण को बहुत हानि पहुंचाती है, हमारे जैव और जीव्य पर्यावरण दोनों को ही हानि पहुंचाती है। इसी तरीके से 2019 में जो है जो चाइना, जिसको कि माना जाता है कि आज जो कोरोना जो है उनकी ही लैब में, बायो लैब में कहीं ना कहीं कोविड जो है स्ट्रेन जो है डेवलप किया गया था। तो जो हम देख सकते हैं कि 2019 में चाइना जो है उन्होंने एयर पोल्यूशन पर अपनी सबमिट की थी। 1975 में रामसर कन्वेंशन जो है वेटलैंड भूमि पर, जो आर्द्र भूमि है उनके संरक्षण के लिए जो है कन्वेंशन आया। 1977 में मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल जो है, जिसमें कि ओजोन डिप्लेशन जो है वो मुख्य मुद्दा बना, ओजोन क्षरण क्यों हो रही है, क्षरित क्यों हो रही है, उसके बारे में जो है बात की गई। हम यूएनएफसीसी, यूनाइटेड नेशंस फ्रेमवर्क कन्वेंशन ऑन क्लाइमेट चेंज की बात करें कि किस तरीके से जो जलवायु परिवर्तन जो है उसके कारण कई उसके घटक देखे जा सकते हैं। क्यों जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड, मीथेन, नाइट्रस ऑक्साइड, सीएफसी, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, ग्रीन हाउस गैसेस, इनका मुख्य रोल है। 1997 में क्योटो प्रोटोकॉल जो कि एक महत्वपूर्ण कन्वेंशन था, महत्वपूर्ण सम्मेलन था, उसमें कार्बन टैक्स और कार्बन क्रेडिट की बात कही गई, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण इशू है कि जिस भी देश में हम कार्बन टैक्स, मतलब हम जो है एक जो ऐसी चीज़ों का भी हम कार्बन टैक्स लगा रहे हैं या कार्बन क्रेडिट, यानी जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन अभी हो रहा है, जहाँ बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल पोटेंशियल है, जहाँ इंडस्ट्रियलाइजेशन हो सकता है, तो कार्बन क्रेडिट
क्रेडिट और कार्बन ट्रेडिंग की बात आई कि हम जो है आप जो है आप अपना उत्सर्जन कीजिए, बदले में हम जो है वो टैक्स चुकाएंगे, हम कार्बन उसकी क्रेडिट हम लेंगे। तो इस तरह की जो विचार है वो रखे गए, जिससे कि कहीं ना कहीं एक प्रकृति का संतुलन स्थापित करने के लिए ये बात रखी गई थी। लेकिन हम देख सकते हैं कि इसका यह भी जो है वही है कि विकास और प्रतिस्पर्धा की अंधी दौड़ के पीछे भागना है। जब हम वन अर्थ की बात करते हैं तो हम वन अर्थ या ग्लोबलाइजेशन की बात कर रहे हैं, तो क्यों ना जो है हम प्रकृति को सामंजस्य स्थापित करते हुए सस्टेनेबल डेवलपमेंट की जब हम बात करते हैं, सतत विकास की बात करते हैं कि भविष्य की जो पीढ़ियां हैं उनको भी हम जो है अधिकतम लाभ दें। तो यही कारण है कि इको फेमिनिज्म भी आया 1970 के दशक में की बात करते हैं तो स्त्री और प्रकृति में कैसे संतुलन स्थापित किया जाए, क्योंकि जिस स्त्री और प्रकृति के साथ एक जैसा जो हम देख सकते हैं कि उनको जहाँ प्रकृति का दोहन हुआ वहीं प्रकृति जो स्त्रियों का शोषण हुआ, तो उस रूप में देख सकते हैं कि दोनों के साथ ही शोषणकारी रवैया जो है वो स्थापित किया गया। दोनों के शोषक जो है वो कहीं ना कहीं पुरुषों को माना गया और इको फेमिनिस्ट की जो है वो यही राय थी। तो हमें जो सतत विकास की तरफ बढ़ना होगा और विकास जो हम बात करते हैं उसमें हम प्रति विकास काउंटर डेवलपमेंट की बात करें, जिससे कि पर्यावरण को हम बचाकर हम कैसे संतुलन पर्यावरण के साथ जो विकास करके संतुलन स्थापित करते हुए यदि हम कहीं कुछ इंडस्ट्री खड़ी कर रहे हैं तो हम दूसरी तरफ हम अधिक वृक्षारोपण करें, हम नदियों को संरक्षित करने का प्रयास करें, तो जो मानव केंद्रित विकास है उससे हमें दूर जाना होगा और एक सतत विकास की तरफ कदम बढ़ाना होगा। और आवश्यकताओं की पूर्ति जो है वो तो उसके लिए हम स्थानीय स्रोतों का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, यह देखना होगा ताकि पर्यावरण जो है उसके साथ किसी भी रूप में छेड़छाड़ ना हो और एक प्रति संतुलन जो है वो स्थापित हो सके। तभी जो ग्लोबल वार्मिंग, क्लाइमेट चेंज या जो अनावृष्टि, अल्पवृष्टि या बाढ़ आ रही है, कहीं सूखा हो रहा है, इन सब जो समस्याओं के लिए और हमारा जो मैनेजमेंट है वो भी हम देख सकते हैं कि किस रूप में हम मैनेज करते हैं। जब आपदा सिर पे आती है तब तो हम मैनेजमेंट करते हैं, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। हमें पूर्व तैयारी या पूर्व उसके लिए एक कार्य रूप या कार्य योजना तैयार करनी चाहिए। एक जो बहुत बड़े जो अर्थशास्त्री हैं हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लैंड प्रेडशर्ट, उन्होंने भी यही बात कही थी कि जो इंडिया है वो कहीं ना कहीं फ्लेलिंग स्टेट की तरफ बढ़ रहा है। क्योंकि उसके पीछे कारण है कि हमारे मस्तिष्क तो मेधावी है, बाकी अंग निष्क्रिय, यानी हम बहुत अच्छी योजनाओं का निर्माण तो करते हैं लेकिन उनका क्रियान्वयन का जो धरातल है वो शून्य के बराबर है। वही ढाक के तीन पात है। वो आज हम देख भी सकते हैं कोरोना काल में किस तरीके की समस्याएं जो है वो देखी जा सकती है। तो हमें जो है समस्याओं का जो क्योंकि समस्या में ही समाधान के बीज भी निहित है, तो हमें उन समाधान की दिशा में कदम उठाना होगा और उस और ज़्यादा ध्यान देना होगा, जिससे कि एक विकास अच्छी शब्दावली है, विकास को हम बहुत अच्छा मानते हैं, हमारा एजेंडा भी रहा है, हमारी सरकार का एजेंडा भी विकास की तरफ विकास है। वहीं हम अगर विकास को अगर हम प्रति विकास के रूप में लें या विकास संकट के रूप में स्थापित हो जाए तो इससे बड़ी विडंबना की स्थिति या इससे बड़ी आयरनी क्या हो सकती है आज के टाइम पे। तो हम देख सकते हैं सुसान ग्रिफिन जो है, कोल्ड कोट है या कोल्ड्राई है, उन्होंने इसी बात पर बल दिया। और भारतीय पर्यावरणविद जो है उनमें वंदना शिवा का हम मुख्य रूप से नाम देख सकते हैं, जिन्होंने प्रकृति और मानव जो है उनकी अंतर्निर्भरता पर बल दिया। इसलिए हमें प्रकृति को जो है संरक्षित करना होगा, इसी बात पर बल दिया। जैसे महिलाएं एक सरल स्वभाव की धनी होती है, उसी तरीके से पर्यावरण भी एक हमें उसके प्रति भी सरल जो है रवैया अपनाना होगा। एक जो औद्योगिकरण और पूंजीवाद की अंधी दौड़ की तरफ ना भागकर हमें प्रकृति का सीमित दोहन करना होगा। हमारे संसाधन जो है उसी रूप में हमें स्थापित करने होंगे। तो इस रूप में हम देख सकते हैं कि जो जैव विविधता है वो हम स्थापित कर पाएंगे। हमारे भारत के संदर्भ में यदि देखें तो ईपा एक्ट, एनवायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट जो है 1986 में आया था, जो कि आर्टिकल 253 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के तहत स्थापित किया गया। और भोपाल गैस त्रासदी के बाद जो है इस एक्ट का गठन किया गया था। और यदि हम 42वें संवैधानिक संशोधन के बाद जो 51A जो आया भारतीय संविधान के अंतर्गत अनुच्छेद, जिसमें पर्यावरण संरक्षण और सुधार को जो मौलिक कर्तव्य माना गया, यानी प्रत्येक नागरिक का ये कर्तव्य है कि वो पर्यावरण को संरक्षित
रखने का प्रयास करें। वन, झील, नदियाँ और हमारे जो वन्य जीव हैं, उनकी प्राकृतिक संपदा है, संरक्षण कैसे किया जा सकता है, हम उस तरफ ध्यान दें और जीवित प्राणियों के लिए मन में करुणा हो। अभी हम देख सकते हैं केरल की जिस तरीके की दुखांतिका घटित हुई, उसको हम देख सकते हैं। इसी तरीके से आर्टिकल 21 जो कि राइट टू लाइफ या फिर जीवन का अधिकार माना गया, उसमें भी हम देख सकते हैं कि यदि हम पर्यावरण को सुरक्षित रखेंगे तभी हमारा जो जीवन है वो भी सुरक्षित रह सकता है। तो राइट टू हेल्दी एनवायरनमेंट भी इसमें जोड़ा जा सकता है। 48A जो हम बात कर सकते हैं कि राज्य का कर्तव्य है, नीति निर्देशक तत्वों में ये स्थापित किया गया है कि राज्य का ये कर्तव्य है कि पर्यावरण का संरक्षण करे, उसका सुधार करे और ताकि जो देश के वन है और वन्य जीव हैं उनको हम संरक्षित रख पाए, सुरक्षित रख पाए। इसी तरीके से वायु कानून आया 1986 में, जो कि वायु का जो प्रदूषण है जो उसे रोकने के लिए आया। पर्यावरण जो प्रदूषण है उसे रोकने के लिए पर्यावरण कानून आया 1977 में। जल प्रदूषण को रोकने के लिए जल कानून आया 1981 में और वन नीति आई 1984 में। वन्य जीव कानून 1972 में आए भारत में और इसी तरीके से साइट्स जो है साइट्स 1976 में। अब ये साइट्स क्या है, इसकी एब्रीविएशन फुल फॉर्म है कन्वेंशन ऑफ इंटरनेशनल ट्रेड इन इंडेंजर्ड स्पेशीज, यानी कि जो संकटापन्न जो इंडेंजर्ड स्पेशीज हैं जो रेड डेटा बुक में चली गई हैं, उनको हम कैसे संरक्षित रख सकें और उनको किस तरीके से उनको और बढ़ावा दे सके, उनको संरक्षित कर सके, इसके प्रयास के लिए। और जैविक विविधता अधिनियम 2000 में आया जिसमें कि नेशनल बायोडाइवर्सिटी फंड स्थापित करने की बात थी, NBA स्थापित करने की बात की। तो हम ये देख सकते हैं कि इस तरह से जो है कई कानून स्थापित हुए जिनके माध्यम से जो है हम ये बात स्थापित कर सकते हैं कि किस तरीके से जो है कानूनों के माध्यम से या हम अपनी जो बायोडाइवर्सिटी या पर्यावरण को किस तरीके से संरक्षित या सुरक्षित रख सकते हैं। तो हम जो है देख सकते हैं कि आज क्योंकि हम वैश्विक पर्यावरण दिवस मना रहे हैं और हमें सतत विकास की ओर अग्रसर होना होगा, सतत विकास की संकल्पना है उसे स्थापित करना होगा, क्योंकि यह भी माना गया है कि जो प्रकृति है वो हमारी इच्छाओं की तो पूर्ति कर सकती है, हमारी आकांक्षाओं की पूर्ति कर सकती है, लेकिन प्रकृति कभी भी हमारी लालसाओं की इच्छा पूर्ति नहीं कर सकती है। गांधी जी ने कहा था कि अर्थ प्रोवाइडेड एनफ टू satisfy every man's need but not every man's greed, यानी हमारी लालसाओं की पूर्ति नहीं कर सकती। इसलिए हमें ये ध्यान देना होगा कि हमें प्रकृति के साथ सामंजस्य स्थापित करना होगा। और फिर वही, क्योंकि आज संत कबीरदास जी की भी जयंती है और हम बाबा साहब अम्बेडकर को भी स्मरण करें, क्योंकि कबीरदास जी के विचार जो हैं वो भी एक समरसता मूलक समाज की स्थापना पर बल देते हैं, भेदभाव, पाखंड, अंधविश्वास जो है उनका विरोध करते हैं। और बाबा साहब अम्बेडकर भी वैज्ञानिकता, पाखंड और अंधविश्वास का विरोध करते हैं। और इसीलिए अगर हम जो है ठान लें तो हम अपने पर्यावरण को सुरक्षित और संरक्षित रख सकते हैं। कबीरदास जी ने कहा था, मन के हारे हार है, मन के जीते जीत, कहे कबीर हरि पाइए मन की ही प्रतीत। यानी कि हम यदि मन में ठान ले, हम अगर ये सोच लें कि हमें जो है प्रकृति का जो है वो सामंजस्य स्थापित करना होगा, तो हम जो है कभी हारेंगे नहीं, कोरोना से भी हम जीतेंगे। प्राप्ति जो है वो कैसे हम प्रकृति और जो उस चीज़ में है मन पर भरोसा कर पाते हैं, यही जो है ज़रूरी है। यही भावना जो है यही जो है मन की जो भावना है उसकी अपेक्षाएं आप सभी से सादर। थैंक यू सो मच। आप सभी को पुनः नमस्कार।